दर्शकों, मैं यशराज तिवारी आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करता हूं प्रोफेशनल एस्ट्रोलॉजी पर। जैसा कि आप बैकग्राउंड को देख करके समझ गए होंगे, मैं बृहत जन्म कुंडली वीडियो विश्लेषण के कार्यक्रम को लेकर के आज आप सभी के सम्मुख उपस्थित हुआ हूं। अगर आप भी चाहते हैं कि आपकी जन्म कुंडली का अध्ययन मेरे द्वारा बृहत रूप से इसी तरह से किया जाए, तो आप अपनी डिटेल्स जो हैं वो कमेंट सेक्शन में ना दे करके इस वीडियो के नीचे दिए गए नंबर पर कॉल या व्हाट्सएप के माध्यम पर संपर्क करके दे सकते हैं, क्योंकि ये जो कार्यक्रम है सशुल्क होता है। पिछले वीडियो में भी जिस तरह से कमेंट्स थे, तो मुझे लगा कि इस बात को क्लियर करना जरूरी है कि जो निःशुल्क जन्म कुंडली वीडियो विश्लेषण का प्रोग्राम, निःशुल्क जन्म कुंडली अध्ययन का प्रोग्राम है, वो रविवार के दिन यूट्यूब पर आता है। उसमें जो प्रश्न आते हैं उसका चयन कमेंट से होता है, परंतु जो बृहत जन्म कुंडली वीडियो विश्लेषण का प्रोग्राम है सशुल्क प्रोग्राम है, और इसके लिए आपको, अगर आप इसकी जानकारी लेना चाहते हैं तो इस वीडियो के नीचे दिए गए नंबर पर कॉल या व्हाट्सएप के माध्यम से संपर्क करके जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। तो आज के इस कार्यक्रम में हमारे पास में जो एक जन्म कुंडली है वो एक युवती की है। आप देख ही पा रहे होंगे डेट ऑफ बर्थ। मैं इनके विषय में, इनके जन्म का विवरण और इनके जन्मकाल के पंचांग से आपको अवगत कराता हूं। तब तक आप इनकी जन्म कुंडली को प्रिपेयर कर लीजिए, फिर हम और आप मिलकर के इनकी जन्म कुंडली का अध्ययन करेंगे और इनके द्वारा पूछे गए सवालों के जवाब इनकी जन्म कुंडली से तलाशने की कोशिश करेंगे। सबसे पहले तो ये एक फीमेल का बर्थ चार्ट है, एक युवती की जन्म कुंडली है। 26 सितंबर 1984 ऊपर लिखा हुआ है, सुबह के 5:30 और कर्नल का इनका जन्म है। आशा करता हूं कि इनकी जन्म कुंडली को प्रिपेयर आपने कर लिया होगा। इनके जन्मकाल के पंचांग के विषय में मैं आपको बता देता हूं। ये बुधवार के दिन आश्विन मास में शुक्ल पक्ष की द्वितीय तिथि को हस्त नक्षत्र के चतुर्थ चरण में जन्मी है। हस्त नक्षत्र का चतुर्थ चरण है इनका, लेकिन इनका जो जन्म है वो मंगलवार के दिन का माना जाएगा। कारण सुबह 5:30 बजे का इनका जन्म है और सूर्य आपको द्वितीय भाव में दिख रहे हैं, अर्थात सूर्योदय से पहले का जन्म है, तो ये रात के जन्म में गिना जाएगा। तो आधुनिक वार जो है वो तो बुधवार हो जाएगा, परंतु जो इनका जन्म है वो मंगलवार के दिन का ही माना जाएगा। मैंने शुरू में बुधवार कहा, परंतु जो दिन है वो मंगलवार के दिन का ही माना जाएगा। देवगण कन्या राशि, ये भूमि तत्व की राशि है। बुध राशि होते हैं और कुंडली इनकी बनती है सिंह लग्न की। तो अग्नि तत्वीय लग्न और भूमि तत्वीय राशि। अब तत्वता तो यहाँ पर अग्नि और भूमि का तत्वता कोई मेल होता नहीं है, तो ये जातक के जीवन काल में संघर्ष को थोड़ा सा दर्शाता है। बेहतर होगा कि इनका इंट्रोडक्शन जो है वो मैं आपको दे दूं, क्योंकि उन्होंने काफी बातें, इनके पतिदेव ने ये जन्म कुंडली भेजी है और उन्होंने काफी बातें इनके विषय में बताई हुई है। उसके बाद हम इस जन्म कुंडली का अध्ययन करेंगे तो थोड़ा सा हमको एक आइडिया मिल जाएगा कुंडली अध्ययन करने में। इन्होंने एमबीए तक उच्च शिक्षा ली है, लेकिन एक स्थायी नौकरी के लिए हमेशा से संघर्ष करना पड़ा है। आज ये एक टीचर है स्कूल में, और जितना सैलरी से 2007 में जॉब शुरू किया था इतने पर ही हैं, आज भी जॉब ही कर रही हैं। इनका कहना है कि इन्होंने एमबीए किया है और टीचर की जॉब है इनकी 2007 से, उसी जो इनको वेतन मिलता है ये उसी वेतन पर अभी तक कार्यरत है। कोई ग्रोथ इनको देखने में नहीं मिली है, ये इनके पति का कहना है। बहुत पराक्रमी, मजबूत चरित्र, घर और बच्चे के लिए पूर्ण समर्पित है, लेकिन उदासीन रहती हैं, क्योंकि लाइफ में जो प्रगति ये चाहती हैं इतनी क्वालिफिकेशंस के बाद वो इन्हें नहीं मिल पाई। अपने दोस्तों और बहनों को देखकर अब इनके मन में हीन भावना भी आ गई है, ये सोच के कि मेरे साथ ही ऐसा क्यों हुआ। हस्बैंड की ट्रांसफरेबल जॉब के चलते इनके करियर पर गहरा असर हुआ और ये कभी भी स्थायी जॉब नहीं कर पाई। अभी एनसीआर में आकर के भी स्थायी जॉब के लिए परेशान ही रहती हैं, लेकिन अभी टीचर के जॉब में संतुष्ट हैं थोड़ा, और अभी एक उच्च पद के लिए दिन रात प्रयासरत है, अपनी सारी जिम्मेदारी के साथ में निभाते हुए। स्थिति तो ठीक है, क्योंकि सिंह लग्न के लोग जो हैं वो मेहनती भी होते हैं, पराक्रमी भी होते हैं, चरित्र का ध्यान भी रखते हैं, और जो सिंह का स्वभाव है मेहनती तो वो तो है ही। इनके कोई बहुत ज्यादा दोस्त या मित्र या सहेलियां भी नहीं है। सिंह लग्न में देखने में आता है कमोवेश अकेली ही रहती हैं, पूरा समय अपने बच्चे को देती हैं, या फिर अपने मायके वालों के साथ, जैसे माँ बहन पिता। मेरे साथ भी थोड़ी अलग से ही रहती हैं, क्योंकि मतभेद शुरू से रहते हैं, लेकिन रिलेशनशिप हस्बैंड के साथ में ठीक है, खराब नहीं है। इमोशंस दिखाना नहीं आता, बहुत प्रैक्टिकल है। देखिए सिंह लगन के लोग बहुत प्रैक्टिकल भी होते हैं, उनको अपने इमोशंस को प्रदर्शित करते नहीं आता और अकेला रहना भी पसंद करते हैं। तो स्वभाव तो पूरी तरह से लग्न से इनका मेल खा रहा है। सिंह लग्न की जन्म कुंडली है और 29.12 कला पर लग्न है। उत्तरा फाल्गुनी नक्षत्र में, नक्षत्र तो सूर्य का ही है, लेकिन संधि लग्न का जन्म हो जाने की वजह से लग्न कमजोर माना जाएगा, जिस वजह से जातक के जीवन काल में सफलताएं बाधित हो जाती हैं। लग्नपति सूर्य बनते हैं जाकर के द्वितीय भाव में 9 अंश पर बैठे हैं। षड्वे में बहुत ज्यादा बल लिए हुए तो मैं नहीं कहूंगा, लेकिन ठीक ठाक बल षड्बल में उनके पास में है। और लग्नेश का द्वितीय भाव में जाना, द्वितीय पति का जाकर के लग्न में बैठना तो ठीक है, परंतु दोनों का अंश बल कमजोर हो जाने की वजह से
यानी कि लग्न और बुध दोनों का अंश बल कमजोर हो जाने की वजह से, बुध के कमजोर हो जाने की वजह से सूर्य को वो बल नहीं मिल पा रहा है, जिस वजह से इनकी सफलता जो है वो थोड़ी बाधित है। धनपति लग्न में हो तो धन की स्थिति ठीक रहती है। सूर्य चंद्रमा की युति है। पिछली जन्म कुंडली में भी जहां तक मुझे याद है सूर्य चंद्रमा की युति थी, जो बृहत वीडियो बना था। तो मानसिक अशांति, मन अशांत रहता है, वो कारण इस कुंडली में भी बनता है। पराक्रमपति भाग्य भाव में बैठे हुए हैं और स्वगृही बैठे हैं, 10 अंश पर हैं, नवमांश में वो उच्च के हैं। तो व्यक्ति पराक्रमी होता है, पराक्रम से अपने ज्ञान को विकसित करता है और ज्ञान से अपने लाभ को बढ़ाने वाला होता है। तो वो है टीचिंग के क्षेत्र में है अगर, तो पराक्रम करके ही वो टीचर बनी है, पराक्रम करके ही उन्होंने अपने ज्ञान को विकसित किया और उस ज्ञान से वो लाभ अर्जित भी कर रही हैं। सफलताएं कम मिल रही हैं क्योंकि लग्न और लग्नेश थोड़ा कमजोर इस कुंडली में मुझे दिखाई पड़ रहे हैं। चतुर्थ भाव के अधिपति मंगल चतुर्थ भाव में ही बैठे हैं और मंगल सिंह लग्न की जन्म कुंडली में केंद्र और त्रिकोण के संयुक्त स्वामी होने की वजह से योग कारक ग्रहों में से एक है। अब देखा जाए तो विडंबना यह है कि वो भी 29 अंश पर है, लेकिन ज्येष्ठा नक्षत्र में है और बुध के नक्षत्र में है और रात का जन्म होने की वजह से षडबल में मंगल को बल मिल रहा है, जो कि प्लस पॉइंट है। चतुर्थपति चतुर्थ में बैठे राहु की दृष्टि से दृष्ट है, तो घर में थोड़ा सा कलह का वातावरण रहता है। हालांकि चौथे भाव में मंगल को कोई बहुत अच्छा नहीं कहा गया, क्योंकि दशम में दिग्बली होते तो चौथे में दिग्बल से सर्वथा विहीन। फिर भी षडबल में उनके पास बल आ रहा है, तो मंगल का तत्व यानी कि ऊर्जा, एनर्जी, क्रोध ये व्यक्ति के अंदर होगा और मंगल को मैं बली ही कहूंगा यहाँ पर 29 अंश पर देखने के बावजूद, क्योंकि षडबल में उनके पास बल है और वो अपने घर में रोचक नामक महापुरुष योग का निर्माण कर रहे हैं। तो थोड़ी सी कमियां भी उसकी जरूर है, परंतु चतुर्थ भाव की स्थिति अच्छी है, घर में कलह की स्थिति, परंतु सुख सुविधाएं इस कुंडली में मुझे दिखाई पड़ती हैं। वैसे भी पराक्रम भाव में शुक्र शनि की युति है, दूरी है, तो शुक्र स्वग्रही हो रहे हैं इस कुंडली में, तो सुख सुविधाएं हैं। शनि का उच्च राशि में बैठना भी कहीं ना कहीं इनको उदासीनता की तरफ तो लेकर के जा ही रहा है। पंचम पति पंचम भाव में बैठे, नो डाउट टीचिंग का करियर में ये हैं और टीचिंग का ही करियर इनको आजीवन चुन करके रखना चाहिए। पंचम भाव में स्वग्रही गुरु का होना तो बहुत अच्छा है। शनि की दृष्टि से वो दृष्ट है, जो कि थोड़ा सा नेगेटिव पॉइंट है, लेकिन फिर भी, और शनि नवमांश में उच्च के नीच के हो रहे हैं, जन्मांक में उच्च के हैं, जबकि नवमांश में जाकर के वो नीच के हो रहे हैं, तो भी थोड़ा सा संघर्ष कार्य क्षेत्र में ज्यादा व्यक्ति को करना पड़ जाता है। लेकिन पंचम पति पंचम भाव में है, ये प्लस पॉइंट है। षष्ठेश और सप्तमेश शनि जाकर के पराक्रम भाव में बैठ करके उच्च राशि में, परंतु नवमांश में नीच के हैं, तो सप्तमेश का जाकर के उच्च राशि में बैठ करके नवमांश में नीच का होना दाम्पत्य जीवन में तो परेशानी को दर्शाता ही दर्शाता है। तो इस वजह से दाम्पत्य में थोड़ी सी परेशानी है। और षष्ठ पति का जाकर के पराक्रम भाव में तो बैठना अच्छा है, कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में सफलता दिलाने वाला बनता है, क्योंकि अपने से चौथे दसवें का संबंध बनाया है। अष्टम पति ही गुरु बन जाते तो पंचमेश को अष्टमेश का दोष नहीं होगा, लेकिन अष्टम पति जाकर के पंचम भाव में बैठे हैं तो फल तो देंगे ही। तो खोजी प्रवृत्ति का व्यक्ति हो जाता है, रिसर्च में ऐसे लोगों की रुचि होती है, तो टीचिंग के क्षेत्र में है और अगर रिसर्च में रुचि है तो अच्छा ही उसको कहेंगे। भाग्यपति मंगल जाकर के मैंने बताया कि चतुर्थ भाव में रोचक योग है, तो भाग्य का साथ भी है, परंतु लग्नेश के कमजोर हो जाने की वजह से, शनि की दृष्टि भाग्य भाव और भाग्य के कारक पर पड़ जाने की वजह से कहीं ना कहीं भाग्य का साथ भी इनको कम या विलंबित मिल रहा है। दशम पति का जाकर के तृतीय भाव में स्वग्रही होना और दशम भाव में राहु का होना, आप समझ ही सकते हैं कि दशम भाव इनका मजबूत है, तो करियर के दृष्टिकोण से कुंडली अच्छी है। ग्रोथ जो कम है, विकास जो बाधित है, वो शनि संघर्ष करा रहे हैं और लग्नेश के कमजोर, लग्न के कमजोर हो जाने की वजह से संघर्ष ज्यादा देखने में आ रहा है। लाभपति लग्न में बैठे हैं, वही धनपति हो जाते हैं, तो लाभ की स्थिति भी जन्म कुंडली में ठीक है। व्ययपति चंद्रमा जाकर के धन भाव में बैठे हैं, तो ये संचित धन का नाश कराने वाले भी होते हैं, तो मन अशांत ही है वैसे भी सूर्य चंद्रमा की युति की वजह से, तो गलत जगह पर व्यय हो जाना। वैसे तो सिंह लग्न की है ये, तो इस चीज को बैलेंस करेंगी। लग्न पर गुरु की दृष्टि से लग्न को बल थोड़ा मिल रहा है, लेकिन गुरु भी स्वतः शनि की दृष्टि से दृष्ट है, तो थोड़ा सा बस, क्योंकि चंद्रमा को द्वादशेश होने का उतना दोष लगता नहीं है, लेकिन फिर भी व्ययपति होकर के धन भाव में बैठे हैं तो संचित धन का नुकसान कराने वाला होता है। वैसे लग्नेश द्वितीय में है तो उस भाव की सुरक्षा वो करेंगे, परंतु फिजूल खर्ची से बचें और सोच समझ करके अगर खर्च करें तो लाइफ को अच्छा हम बना सकते हैं। अब हम इनके प्रश्न की तरफ चलते हैं। इनकी स्थायी नौकरी लग पाएगी और क्या एक अच्छा पद मिल पाएगा? इनके सूर्य को हमें थोड़ा जागृत करना होगा। गुरु की दशा में मंगल का अंतर जुलाई 2023 के बाद से आने वाला है, जो कि उच्च पद दे सकता है, आपने बताया प्रयासरत है। नवमपति होकर के चतुर्थ में बैठे हैं, स्वग्रही हैं और दशम भाव में राहु का होना, अर्थात वो भी उच्च राशि में है, वृषभ में,
और जिसके घर में राहु बैठे हैं वो स्वतः स्वग्रही है, राहु के नक्षत्र में ही बैठा है, तो उच्च पद के योग तो इस जन्म कुंडली में है। इनको प्रयास करने दीजिए सरकारी क्षेत्र के लिए। हम इनके सूर्य को थोड़ा सा जागृत करेंगे, शनि के थोड़े से उपाय करेंगे और इनको हम एक उच्च पद दिलाने में मदद तो कर ही सकते हैं। बाकी ये पराक्रमी है, मेहनती है, तो ज्यादा विचारणीय तथ्य ये नहीं है। मेहनत इनको करने दीजिए। कुछ उपाय हैं जो मैं आपको बता दूंगा, तो उनसे कराइएगा। क्या इनके जीवन में धन के योग है या सदा ये इसी बात पर उदासीन रहेंगी? देखिए, सूर्य चंद्रमा की युति में मन अशांत हो जाता तो व्यक्ति उदासीन तो रहेगा, और चंद्रमा और सूर्य पर राहु की दृष्टि भी पड़ जा रही है। दशम के राहु की 5वीं दृष्टि सूर्य चंद्रमा की युति पर पड़ जा रही है, जिस वजह से कहीं ना कहीं ये उदासीन है और धन का संचयन इनका नहीं हो पाता। तो धन का संचयन ना हो पाने की वजह से व्ययपति द्वितीय में बैठे हैं, तो धन संचित नहीं हो पाता, जिस वजह से ये उदासीन रहती हैं। और थोड़ा तो उदासीन ये रहेंगी, क्योंकि सिंह लग्न में थोड़ी सी उदासीनता तो होती ही होती है, तो थोड़ा उदासीन ये रहेंगी। इन्हें पूजा पाठ पर ज्यादा यकीन नहीं है, लेकिन पराक्रमी है और सम्मान करती हैं। क्या ऐसे ही रहेंगे? देखिए, पराक्रमी तो है, क्योंकि पराक्रम भाव में शनि और पराक्रमेश के साथ बैठे हैं। पूजा पाठ में रुचि क्यों नहीं? यहाँ पर सबसे बड़ा प्रश्न आ जाता है कि ज्यादा यकीन नहीं है। आपने लिखा धर्म भाव का अधिपति मजबूत अवस्था में है, षड्बल में बली है, नवम भाव धर्म का है, धर्म का कारक भी स्वग्रही है। तो आप लोगों के मन में जरूर एक प्रश्न आएगा कि धर्म भाव मजबूत है, धर्म का कारक मजबूत है, उसके बावजूद इतना यकीन पूजा पाठ पर क्यों नहीं है? तो शनि को आपने देखा कि उच्च के दिख करके नवमांश में नीच, तो नीच का फल दे रहे हैं। शनि की दृष्टि विच्छेदात्मक है, जिस भाव पर जिस ग्रह पर पड़ जाए उससे संबंधित कारकत्व में दूरी कर देती है। धर्म भाव पर शनि की दृष्टि का पड़ना, धर्म के कारक पर शनि की दृष्टि का पड़ना, और धर्म भाव के अधिपति मंगल पर राहु की दृष्टि का पड़ना। धर्म भाव के अधिपति वैसे तो शुभ कर्तरी योग में है, परंतु केतु के साथ राहु की दृष्टि से दृष्ट हो जा रहे हैं। लग्न का कमजोर हो जाना व्यक्ति को धार्मिकता से थोड़ा सा दूर या आध्यात्मिक विकास को बाधित कर देता है, इस वजह से पूजा पाठ में इनका यकीन कम है। लेकिन पराक्रम भाव में शनि का होना व्यक्ति पराक्रमी होता है, और सिंह लग्न के लोग वैसे भी पराक्रमी ही होते हैं, तो ये ठीक है। परंतु धर्म कर्म में रुचि नहीं है, लेकिन अब उसके लिए कुछ उपाय करें तो वो पूजा पाठ से संबंधित आपको मेरे पास मिलेंगे। फिर भी कुछ चीजें हैं जो मैं बताऊंगा आपको, उनको कराइएगा इनसे। आगे चलकर इनके बच्चे और पति से संबंध ठीक रहेंगे। बच्चों से संबंध तो ठीक है, क्योंकि संतान भाव में संतान पति गुरु है, शनि की दृष्टि से दृष्ट है, तो संतान को आगे चल करके मैं दूर होते हुए देखता हूँ। और पति भाव के मालिक शनि बन जाते हैं तो थोड़ी सी उदासीनता तो दाम्पत्य में आ ही जाती है, परंतु शुक्र की स्थिति अच्छी है, नवमांश में भी वो लग्न में बैठे हैं, गुरु के घर में, गुरु नवमांश में उच्च के हैं, तो गुरु का बल ठीक ठाक दिख रहा है, और दाम्पत्य जीवन भी ठीक ठाक एवरेज दिखाई पड़ता है। संतान का सुख है, परंतु संतान इनसे दूर जाएगी आने वाले समय में, क्योंकि संतान भाव के अधिपति और संतान कारक तीनों ही शनि की दृष्टि से दृष्ट हो जा रहे हैं। क्या इनको ससुराल पक्ष से खुशी है इनकी कुंडली में? वैसे तो दशम के राहु को श्रेष्ठ माना जाता है, लेकिन दशम और चतुर्थ और अष्टम भाव से भी विचार करते हैं, तो अष्टम भाव के अधिपति तो गुरु ठीक है, और चतुर्थ में केतु, दशम में राहु, तो इन लॉज के साथ में थोड़ा सा संबंध में उतार चढ़ाव तो आ जाता है, परंतु अष्टम पति ठीक है, लेकिन शनि की दृष्टि उन पर भी पड़ रही है, तो बहुत मिला जुला ससुराल का जो वो सुख है, और खुशी थोड़ी सी कम है। क्योंकि कारण क्या है इसका? सूर्य और मंगल के मध्य शुक्र का होना, शनि शुक्र की युति, और मन का अशांत होना। पहले भी बताया था कि मन अगर अशांत हो तो सुख थोड़ा व्यक्ति कम ही दे पाता है, तो वही इस कुंडली में है। इनके माता पिता की सेहत कैसी रहेगी? दोनों अभी रिटायर्ड है। वैसे तो सूर्य पर राहु की दृष्टि पड़ रही है, और चंद्रमा पर भी राहु की दृष्टि, और पिता भाव में राहु, माता भाव में मंगल केतु की युति, तो थोड़ा उतार चढ़ाव, ब्लड जन्य रोग, रक्त जन्य विकार, मानसिक अशांति माता पिता को होना, माता पिता के हड्डी जोड़ों में दर्द की शिकायत इनके माता पिता को रहेगी। रिटायर्ड है दोनों, उनके माता पिता से कहिए कि स्वास्थ्य का ध्यान रखें। क्या इनको राजनीति में जाने का योग है? अत्यंत श्रेष्ठ योग है। दशम भाव में राहु बैठे हैं, दशम में राहु हो तो व्यक्ति को राजनीति के पद में बहुत ऊंचा उठा देते हैं, परंतु सूर्य मान सम्मान के कारक है, सूर्य पर राहु की दृष्टि पड़ रही है, मंगल का बलवान होना इस कुंडली में मुझे लगता है कि राजनीति के भी इस जन्म कुंडली में योग है, परंतु शनि जो कि नीच राशि में बैठे हैं नवमांश में, वो अपना काम करेंगे। लग्न का कमजोर होना बहुत ज्यादा संघर्ष कराएगा। अब देखिए, आप भी इतना जानकार हैं, आप जानते हैं कि आज के इस परिवेश में अगर कोई गॉडफादर नहीं है या राजनीति से आपका एकाएक कनेक्शन नहीं है, तो सिर्फ जन्म कुंडली के योग से तो आप नहीं जा पाएंगे। लेकिन हाँ, फिर भी दशम में राहु है, अगर ये इस क्षेत्र में रहती हैं तो बड़े बड़े उच्चाधिकारियों के साथ में, बड़े बड़े राजनीतिज्ञों के साथ में मिलना, उठना, बैठना हो जाता है, ज्यादा उसके लिए प्रयत्न नहीं करना पड़ता। तो राजनीति के योग है, अगर आप लोगों की व्यवस्था है उस तरह की, अगर कॉन्टेक्ट है, तो बिल्कुल राजनीति के लिए प्रयास करें, योग है, जन्म कुंडली में ले सकते हैं। अगला प्रश्न है, इनकी सेहत कैसी रहेगी आने वाले टाइम में? कोई विशेष ध्यान किसी चीज का? वैसे तो गुरु में चंद्रमा का अंतर है, तो व्यय की अधिकता तो मुझे दिखती है। रोग भाव के अधिपति पराक्रम भाव में जाकर के बैठे तो कंधों में दर्द की शिकायत हो सकती है।
गोचर कुंडली का निर्माण करें तो कन्या राशि से अष्टम में राहु आएंगे। तो स्वास्थ्य का ध्यान रखना है, भ्रामक रोगों की शिकायत, परेशानियां हो, स्वास्थ्य में छोटी मोटी दिक्कतें आए, परंतु डॉक्टर की पकड़ में वो परेशानियां ना आ पाए, इस बात की संभावनाएं हैं। पेट जन्य विकार, पेट से संबंधित परेशानियां भी देखने में मिल सकती हैं। तो स्वास्थ्य का ध्यान रखें और जो उपाय बता रहा हूं उनको करिएगा। कोई रत्न आदि इनके लिए जो फायदा दे सके, वैसे तो गुरु का रत्न पहनना श्रेष्ठ है, लेकिन अगर पेट जन्य रोग है तो गुरु का रत्न ना पहनाया जाए। और अगर हम सूर्य की बात करते हैं तो सूर्य का रत्न की तरफ आप विचार कर सकते हैं। वैसे मंगल का रत्न इनको अगर हम पहनाते हैं तो उग्रता जरूर बढ़ेगी, लेकिन मंगल का रत्न, वैसे तो गुरु के रत्न की तरफ आप जाएं, भले ही वो शनि की दृष्टि से दृष्ट है, फिर भी गुरु का ही रत्न मैं कह रहा हूं क्योंकि नवमांश में उच्च के हैं। तो गुरु के पुखराज या फिर सुनहला की तरफ विचार करें। अगर पुखराज एकाएक नहीं लेना चाहते तो सुनहला ट्राई कराएं। पेट जन्य रोग अगर नहीं बढ़ते हैं तो फिर आप पुखराज की तरफ इनको भेज सकते हैं। क्या इनके विदेश जाने की योग है? स्वयं से। वैसे तो चतुर्थेश चतुर्थ में है, लग्नपति धन में है, विदेशपति धन में है, जा तो सकती हैं, लेकिन चतुर्थेश चतुर्थ में है तो घर में ही रहें तो ज्यादा अच्छा है। बाहर जाने का योग है, लेकिन घर में रहना ही ज्यादा उचित रहेगा। वैसे भी गुरु में चंद्रमा का अंतर आने वाला 1 साल विदेश जाने के योगों को तो दिखाता है, तो अगर जाने की इच्छा है तो वहां भी प्रयास किया जा सकता है। कोई पूजा पाठ इनके लिए और कोई पॉइंट आपकी तरफ से जो इंपॉर्टेंट है ध्यान रखने के लिए? लगभग आपने सब पूछ लिया, मैंने बताया। पूजा पाठ जो है वो मैं आपको बताता हूँ। क्या इनको टीचिंग लाइन में ही अब काम करना चाहिए? बिल्कुल, इनको टीचिंग लाइन में ही काम करना चाहिए। इनको खुशी तो मिलती है, पर बहुत छोटी जॉब होने की वजह से इनको आगे बहुत होप नहीं दिखता आगे बढ़ने का। देखिए, कन्या राशि का होना भी इसके पीछे कहीं ना कहीं कारण था। इन्होंने 7.5 देखी, शनि की ढैया, फिर शनि राशि से शनि का पंचमस्थ होना अर्थात शनि की पनौती। अब वक्त बदल रहा है, आप इनको उच्च पद या सरकारी क्षेत्र, वैसे उम्र मुझे नहीं लगता कि होगी, लेकिन फिर भी टीचिंग में शायद रहती है, लंबा समय रहता है, तो प्रयास कराइए किसी अच्छे प्राइवेट स्कूल में भी। इस जन्म कुंडली में टीचिंग का अच्छा योग मुझे दिखता है, तो टीचिंग के क्षेत्र की मैंने शुरू में पुष्टि किया, और टीचिंग के ही क्षेत्र में आप इनको आगे बढ़ाइए, वही इनके लिए मुझे उचित दिखाई देता है। आगे अच्छे चांसेस हैं क्या इनके लिए इस लाइन में? बिल्कुल, 100% इसी क्षेत्र में इनको आगे इसी लाइन में अच्छे चांसेस हैं। क्या इनको कोई व्यापार साइड में करना चाहिए? चाहे तो वही शिक्षा का व्यापार, कोचिंग, टीचिंग, ट्यूशन, होम ट्यूशन, स्टेशनरी, पूजा पाठ का व्यापार ही कर सकती है, परंतु पार्टनरशिप में व्यापार नहीं होना चाहिए, पार्टनरशिप टूट जाएगा। तो प्रिय दर्शकों, यही कुछ प्रश्न थे। इसी जन्म कुंडली का अध्ययन मैंने किया, और अगर आपको लगता है कि कोई पॉइंट अगर मेरे द्वारा छूटा हो तो आप बता सकते हैं। अब बारी आ जाती है उपाय की। सूर्य को जागृत कराइए। सेहत ठीक हो तो रविवार का उपवास, रविवार के दिन नमक का ये त्याग करें। पिता का या ससुर का सम्मान करें, वो इनके लिए उचित होगा। सूर्य को जल चढ़ाया करें, नित्य सूर्य को जल देना है। सूर्य का मंत्र ओम घड़ी सूर्याय नमः नित्य 1 माला जाप करें, या फिर नित्य आदित्य हृदय स्तोत्र का पाठ भी ये कर सकती हैं। सूर्य के बीज मंत्र का जाप जो होता है ओम घड़ी सूर्याय नमः का ही आप इनसे जाप कराइए, नित्य 1 माला, और निरंतरता के साथ में इनसे कहिए कि इसको ये करते रहें। हनुमान जी की आराधना, हनुमान चालीसा का नित्य 3 बार पाठ इनके द्वारा होते रहना चाहिए, उसमें कहीं कोई कमी नहीं आनी चाहिए। बाकी गुरुवार के दिन जल में 1 चुटकी हल्दी डाल करके स्नान करें। हो सके तो विष्णु भगवान के मंदिर में, कृष्ण जी के मंदिर में, या हनुमान जी के मंदिर में ही दर्शन करने के लिए जाना इनके लिए उचित होगा, तो वहां इनको भेजिए। सिद्ध कुंजिका स्तोत्र का पाठ इनके द्वारा होना चाहिए, हो सके तो रोज, अर्थात नहीं तो फिर शुक्रवार के दिन इनसे आप कराएं। राहु का गोचर जो कि अष्टम भाव में है, गणेश जी का मंत्र ओम गंग गणपतये नमः, इसमें ओम मत लगवाइएगा, सिर्फ गंग गणपतये नमः का मंत्र इनसे कहिए कि 1 माला जाप करें। अब आपने कहा पूजा पाठ थोड़ी सी ये कम करेंगी, तो जो मैंने बताया, माथे पर केसर का तिलक लगाएं, मंदिर में दर्शन करने तो जा ही सकते हैं, दान पुण्य करना, गौ सेवा करना, तुलसी के पौधे में जल देना, ये कुछ उपाय भी अगर ये करती हैं तो इनके लिए ठीक होगा। परंतु सूर्य आराधना तो इनके लिए आवश्यक है, सूर्य को जल तो इन्हें देना ही देना है। आदित्य हृदय स्तोत्र का पाठ इनको करना ही करना है, उसमें कहीं से कोई कमी हमें नहीं लानी। गुड़ का सेवन इनके द्वारा अगर होता है तो गुड़ का सेवन करना भी इनके लिए उचित होगा। लाल रंग के वस्त्रों को धारण करके भी हम सूर्य को बल, मंगल को बल दे सकते हैं, तो वो भी करिए। क्रोध पर थोड़ा सा नियंत्रण रखें, अगर इनको क्रोध ज्यादा आता है तो क्रोध को कंट्रोल करें। उस ऊर्जा को अगर ये उसमें अपनी शिक्षा में लगाएंगी, उच्च पद को पाने में लगाएंगी, तो इनके लिए और ज्यादा उचित होगा। बाकी दशम में राहु है, तो करियर को लेकर के ज्यादा चिंता तो मुझे नहीं दिखाई पड़ती, आने वाला समय भी करियर को लेकर के ठीक दिखाई पड़ता है। तो प्रिय दर्शकों, इतने ही इनके प्रश्न थे, और यही कुछ उपाय जो मेरे द्वारा मुझे लगता है कि इनको बताने चाहिए। अगर ऐसा कोई उपाय जो कि आपको लगता है कि इनसे कराया जाए तो इनकी लाइफ को और बेटर कर सकते हैं, तो स्वागत है आपका, आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। आज के लिए बस इतना ही। पुनः आप सभी के सम्मुख में एक नए ज्योतिषी विषय को लेकर के उपस्थित रहूंगा। तब तक के लिए इजाजत दीजिए, नमस्कार। फोन पर बात करके कुंडली दिखाने के लिए एवं ज्योतिष से संबंधित अन्य सर्विसेज के लिए आप स्क्रीन पर दिए गए नंबर पर कॉल या व्हाट्सएप करके पर्सनल अपॉइंटमेंट ले सकते हैं।
अब आप YouTube के साथ साथ Facebook और Instagram पर भी मेरे अकाउंट को फॉलो कर सकते हैं, जहां पर आपको ज्योतिष से संबंधित जानकारी मिलती रहेगी।